शाब्दिक अर्थ है काम, काम का नाम। क्रिया को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, परंतु मूल रूप से क्रिया की परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहते हैं। क्रिया को तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं। क्रिया का वर्गीकरण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्रिया का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? आंसर है 3 प्रकार से। सबसे पहले बात करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। दूसरा भेद लेते हैं प्रयोग व रचना के आधार पर। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के अनेक भेद है, क्योंकि यहाँ एक बात नोट करने की है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है 2, सकर्मक और अकर्मक। तीसरा वर्गीकरण काल के आधार पर होगा। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद है। नंबर 1 वर्तमान कालिक क्रिया। नंबर 2 भूतकालिक क्रिया। नंबर 3 भविष्यकालिक क्रिया। मैंने इसका जिक्र यहाँ इसलिए किया है क्योंकि प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के अनेक भेद होते हैं। कर्म के आधार पर 2, सकर्मक और अकर्मक। काल के आधार पर 3, वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक। परंतु प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के अनेक भेद होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर, ध्यान देना, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। नंबर 2 अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, यहां ध्यान दें, कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, सकर्मक। तो एक बार सकर्मक की परिभाषा को उल्टा बोलते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, वो हो गई अकर्मक क्रिया। ध्यान दे दोबारा, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, क्रिया हो गई सकर्मक। कर्ता पर पड़ता है अकर्मक। एक उदाहरण लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। कर्म के आधार पर क्रिया की पहचान के लिए हमें
कर्म से पूर्व क्या शब्द लगाएंगे? यदि क्या का उत्तर मिलता है पूर्णतया हम मानेंगे यह क्रिया सकर्मक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? पुस्तक उत्तर मिला सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देनी है, और ये बात दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं बाजार जाता हूं। थोड़ा सा इस सेंटेंस का वर्गीकरण विश्लेषित रूप करते हैं। यहाँ ये करता है, जाना क्रिया है, जाना क्रिया का कर्म बाजार है। देखा जाए कर्म है तो सकर्मक है, लेकिन यहाँ यह अपवाद है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्रिया से पूर्व क्या लगाने पर उत्तर मिले वहां आपको सकर्मक क्रिया मिलेगी। क्या आ जाता है? कोई उत्तर नहीं। इसलिए मैं बाजार जाता हूं, इसे बोलेंगे अकर्मक क्रिया। 5 उदाहरण देखिए सकर्मक क्रिया के। राम खाना खाता है, मोहन बाजार से दही लाता है, मैं बाजार से पुस्तक लाता हूं, सकर्मक क्रिया। रोहन हल चलाता है, गृहिणी खाना पकाती है, रमेश क्रिकेट खेलता है। ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अब पूरी परिभाषा सुनो। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए मैं आपको 16 ऐसे शब्द बता रहा हूं जिनमें पूर्णतया अकर्मक क्रिया है। देखिए एक बार, आना, जाना। आना क्रिया अपने आप में अकर्मक है। जैसे मैं विद्यालय आता हूं, क्या आता हूं? क्या का उत्तर नहीं मिला? अकर्मक क्रिया। आना जाना 2 नंबर पर चलो। हंसना रोना 4। बोलना अपने आप में अकर्मक भी है और सकर्मक भी है। ध्यान रहे, यदि बोलने से पहले सत्य और झूठ हो वहां क्रिया सकर्मक होगी। आगे देखिए, हंसना रोना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, तैरना उड़ना। यहां ध्यान दे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना क्रिया अपने आप में अकर्मक है, परंतु ध्यान दें मैं पतंग उड़ाता हूं, मैं पतंग उड़ाता हूं, यह सकर्मक क्रिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के भेद अभी अभी मैंने बताया, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव संज्ञा सर्वनाम शब्दों में धातु के रूप में किया जाता है। संस्कृत क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों में धातु के रूप में किया जाता है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे शर्म से बना शर्माना, लाज से बना लजाना, बात से बना बतियाना आदि क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं। परिभाषा दोबारा सुनिए। जिस क्रिया का प्रभाव संज्ञा सर्वनाम शब्दों में धातु के रूप में किया जाता है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। एज एग्जाम्पल शर्माना, लजाना, बतियाना आदि
नंबर 2, पूर्वकालिक क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्व पहले, काल समय प्लस इक प्रत्यय। क्रिया के पूर्व काल में किसी एक क्रिया का उल्लेख हो। पूर्वकालिक क्रिया परिभाषा सुनिए। जिस वाक्य में एक क्रिया की समाप्ति होने के पश्चात दूसरी क्रिया का उल्लेख हो तथा कि कार्य करके शब्द प्रयुक्त हो, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं नहाकर कंघी करने लगा, आप खाकर चले गए, अध्यापक पढ़ाकर कक्षा से बाहर चला गया, मैं आपके घर आकर के चला गया। नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान दीजिए, परिभाषा प्रेरणा से लेकर के शुरू करते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से प्रेरणा से कोई कार्य करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ अपने बच्चे को नहला रही है, चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगा रही है, रमा उमा से पत्र लिखवा रही है, मोहन सचिन से अखबार पढ़वाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य कहानी यह है कि इस क्रिया में कभी भी आज्ञा, अनुमति अथवा आदेश का कोई प्रयोग नहीं होता। इस तरह प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा सुनो। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से प्रेरणा से कोई कार्य करवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। एक बार दो उदाहरण सुनिए। नाम धातु क्रिया, आपको इन 3 शब्दों पर फोकस करना है। तीनों शब्दों पर फोकस करने से आप क्लियर नाम धातु क्रिया को स्पष्ट कर लोगे। 2 नंबर चलिए, पूर्वकालिक क्रिया। ध्यान दें कि कार्य करके शब्द जहां आए पूर्वकालिक क्रिया। 2 उदाहरण सुनिए। माताजी खाना पकाकर खाने लगे, सोहन पढ़कर सो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। रमा ने उमा से पत्र लिखवाया, मैं मोहन से समाचार पत्र पढ़वा रहा हूं। प्रेरणार्थक क्रिया के बाद में हम चलते हैं आज्ञार्थक क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति अथवा आदेश में हो, आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। दोबारा सुने। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति अथवा आदेश में होता है, आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रधानाचार्य जी ने रविवार के दिन विद्यालय आने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर पर रहें, सुरक्षित रहें का आदेश दिया। माताजी ने दूध पीने की आज्ञा दी, भैया ने मुझे घर से बाहर खेलने के लिए मना किया। आज्ञार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया। अब लेते हैं संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से एक नई क्रिया बनती है, संयुक्त क्रिया कहते हैं। सजातीय क्रिया, क्रिया का वह शब्द जिसमें
क्रिया के अनुकूल उत्पत्ति शब्द के आधार पर अन्य शब्द हो, दे देना, ले लेना, पढ़ाई पढ़ना, लड़ाई लड़ना आदि। अब बात करते हैं सहायक क्रिया की। क्रिया की पूर्णता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रहा, चुका आदि, सहायक क्रिया कहते हैं। 3 नंबर पर चलते हैं, काल के आधार पर क्रिया भेद। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 3। वर्तमान कालिक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग वर्तमान काल अथवा वर्तमान समय के अनुकूल हो, इसके अंत में आपको है मिलेगा। भूतकालिक क्रिया, जिस क्रिया का प्रयोग बीते समय के अनुरूप हो, इसके अंत में आ की मात्रा या, था, चुका, पूर्ण विराम से पूर्व ये 4 शब्द मिलेंगे। भविष्यकालिक क्रिया के अंत में वाक्य की समाप्ति पर आपको गा, गे, गी शब्द प्रयुक्त होंगे मिलेंगे। इस प्रकार यह क्रिया का एक भाग संपूर्ण हुआ। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। क्रिया काम, काम का नाम। वर्ब, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहते हैं। क्रिया को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 प्रयोग व रचना के आधार पर, नंबर 3 काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है 2, सकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, एकर्मक क्रिया। दूसरा वर्गीकृत रूप लेते हैं। प्रयोग व रचना के आधार पर नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अज्ञार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया। इसके पश्चात अंत में काल के आधार पर क्रिया के भेद है वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। इस प्रकार हमारा एक क्रिया का छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आशा है आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मेरा हौसला अफजाई करेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम।